एम्पैथी एक सबसे बड़ा स्किल है जो सोशल वर्कर में होना ही चाहिए। राइट, राइट। डेडिकेशन एंड पैशन हैज टू बी देयर। हाँ, एक 5-6 साल के बाद 10 लाख 12 लाख तक भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत लोग एज के फैक्टर से सोचते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये उन लोगों के लिए है, उन महिलाओं के लिए है जो अपना सपना भी भूल चुकी हैं और जिनको लगता है कि अब इस उम्र में हम क्या ही करें। जैसे वो बोलते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। तब तो ये, सवेरा। हाँ, तो ये हाँ। लेलुन दीदी का तो परफेक्ट एग्जाम्पल है। नाइस। और ये इनकम या है, 50 लाख इनकम है कि उनका टोटल डिपॉजिट है? इनकम है, सिर्फ वाह। इनकम। आज के पॉडकास्ट में हम ये देखने वाले हैं कि आप सोशल सेक्टर में एक सक्सेसफुल करियर कैसे बना सकते हैं। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या स्किल सेट्स चाहिए, ऐसे कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो अगर आप में हैं तो आपको ये सेक्टर अवॉइड करना चाहिए। एक सोशल वर्कर का डे टू डे रूटीन क्या होता है, और क्यों ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल और मोस्ट सेटिस्फाइंग करियर है, जहां पे एक सोशल वर्कर ना सिर्फ एक इंडिविजुअल, ना सिर्फ एक गांव, बट मल्टीपल गांव्स में पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता है। एंड अगेंस्ट द मिथ, जहां पे बहुत लोगों को ये लगता है कि सोशल वर्कर्स को ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती, बट इनफैक्ट एक सोशल वर्कर की सैलरी एक इंजीनियर्स के कंपेरेबल हो सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंजलि, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग द इनवाइट और टाइम निकालने के लिए हमसे बात करने के लिए। तो क्या ये तुम एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे सकती हो? मेरा नाम अंजलि है और मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ। पिछले 9 साल से मैं सोशल सेक्टर में जॉब कर रही हूँ। तो इनिशियली मैंने उड़ीसा से अपना करियर का शुरुआत किया था। प्रदान एक एनजीओ है, दिल्ली बेस्ड एनजीओ है। तो वहां से मैंने शुरू किया और वो मेरा ऑन कैंपस ही सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद मैं 6.5 years प्रदान में थी, जिसमें मैंने उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल में काम किया है। उसके बाद अभी मैं पिछले 2.5 years से उत्तराखंड में हूँ, जिसमें मैं वेस्ट वॉरियर सोसाइटी करके एक एनजीओ है, उनके साथ जुड़ी हूँ। ओके, तो वेस्ट वॉरियर्स क्या करते हैं, इनका क्या मोटिव या मिशन है? वेस्ट वॉरियर का मेन है कि जैसे क्लीन हिमालय, जैसे क्योंकि ये नॉर्दर्न हिमालयस में हम हैं, तो यहाँ हम्म। पे काफी ट्रेकर्स एंड टूरिस्ट आते हैं, काफी श्रद्धालु आते हैं, देवभूमि बोला जाता है। तो जैसे ही ट्रेकर टूरिस्ट आते हैं तो उनके साथ आता है उनका वेस्ट। तो उस वेस्ट को मैनेज करने के लिए सिस्टम इस्टेब्लिश करना और अवेयरनेस करना, ये मेजर काम है वेस्ट वॉरियर का। ओके, जनरली क्या होता है कि कोई भी फील्ड में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो इसमें क्या ऐसा कुछ हम्म। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको ये डिग्री होना चाहिए या ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए तभी आप एंटर कर सकते हैं, ऐसा कुछ है इसमें? अगर जॉब के व्यू पॉइंट से अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो मिनिमम +2 का तो हमारा होना चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन, ओके। कोई भी फील्ड का, कोई भी स्ट्रीम का ग्रेजुएशन यहाँ पे चलता है। ऐसा कोई नहीं कि कोई स्पेसिफिक होना चाहिए। ओके। तो एनी जॉब, एनी एनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पीपल कैन वर्क हियर। ओके। ओके। मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उतना ही है। ओके। और इसमें मैं सुना हूँ कि जैसे MSW या ऐसा कुछ डिग्री होता है, तो उनको कुछ हाँ। एडवांटेज होता है जो उस डिग्री से ना हो के इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या कोई और बैकग्राउंड से हैं, वर्सेस जो सोशल वर्क में ही प्रॉपर डिग्री करके आ रहे हैं, उनका कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज? जैसे जो जो नॉर्मल जो मैकेनिकल या इंजीनियरिंग या कोई अगर कोई बीएससी डिग्री में है तो वहां पे नॉर्मली कॉलेजेस में एनजीओ सिलेक्शन प्रोसेस के लिए नहीं जाती है। हम्म। बट अगर हम जो बीएसडब्ल्यू या एमएसडब्ल्यू करते हैं, वहाँ के सिलेक्शन प्रोसेस में उनके बड़े बड़े एनजीओज वहाँ पे जाते हैं उनका ऑन कैंपस के लिए। तो वो एक उनको प्लस पॉइंट होता है कि डायरेक्टली उनके लिए इजी हो जाता है किसी भी एनजीओ में एंटर करने के लिए। अच्छा। जैसे यूनिसेफ, क्राई, टीच फॉर इंडिया, ये सारी जाती हैं ओके। सिलेक्शन प्रोसेस में, तो दैट्स वन बेनिफिट। हम्म। बाकी ऑब्वियसली क्योंकि एमएसडब्ल्यू या बीएसडब्ल्यू बैकग्राउंड से लोग आते हैं तो उन्हें सोशल सेक्टर का काफी ग्राउंड नॉलेज, क्योंकि उनका प्रैक्टिकल भी ग्राउंड, मतलब ग्राउंड एक्सपेरिमेंट और ये सब होता है। तो ओके। ऑब्वियसली दे कम विद एन एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग अ नॉलेज ऑफ दैट। बट ऐसा नहीं है कि जिसके पास वो बैकग्राउंड नहीं है या वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, तो वो नहीं कर सकता। अच्छा। मतलब हाँ।
ओके ओके। तो बेसिकली उनको एक फर्स्ट प्लेटफॉर्म अच्छा मिल जाता है जहां से वो अच्छे एनजीओ में जा सकते हैं। हाँ, ओके ओके, एकदम। गॉट इट। और इसमें ऐसा कुछ बैचलर ऑफ सोशल वर्क या ऐसा बीएसडब्ल्यू या ऐसा कुछ भी होता है? हाँ, ओके बीएसडब्ल्यू के बाद ही एमएसडब्ल्यू लोग करते हैं, तो ओके बैचलर ऑफ सोशल वर्कर एंड देन इसमें। हाँ। ओके। और इसमें ऐसे क्या ये बीएसडब्ल्यू और एमएसडब्ल्यू सारे कॉलेजेस में अवेलेबल है ये डिग्री, या कुछ लिमिटेड कॉलेजेस हैं जो ये देते हैं? सारे कॉलेजेस में नहीं होते हैं, लिमिटेड कॉलेजेस में है। अगर ओके कुछ अच्छा कॉलेजेस का नाम अगर हम देखेंगे तो जैसे आईआईटी बीएचयू है, ओके टिस है, ओके टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो मुंबई में है, हैदराबाद में, ये सब जगह पे अच्छे से मतलब दे प्रोवाइड अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर ओके ओके बीएसडब्ल्यू और एमएसडब्ल्यू के लिए। हाँ। ओके ओके, समझ गया। उसमें जनरली इन कॉलेजेस में कुछ एंट्रेंस क्राइटेरिया सेम ही होता है जैसे लाइक जेई एंड अदर्स, या फिर उनका कुछ स्पेसिफिक एंट्रेंस अलग होता है, या क्या होता है उसमें? हाँ, उनका एग्जाम्स अलग होता है, जितना ओके मुझे आइडिया है और पता है, जितना मैंने टिस से एटलीस्ट सुना है कि वहाँ पे उनका अलग एग्जाम देना पड़ता है टिस के लिए, टिस में एंट्री के लिए। बट आईआईटी में आई एम आईआईटी बीएचयू अज्यूमिंग, को। आईआईटी बीएचयू हाँ, में आईआईटी में वैसा नहीं है। ओके जेई के थ्रू ही हाँ, काइंड ऑफ एंट्रेंस होता है। जेई के थ्रू होता है, बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू। ओके हाँ। ओके ओके। और जनरली अब अगर हम इसमें ये बात करें कि जो इस डिग्री या एमएसडब्ल्यू करके आ रहे हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलता है इन टर्म्स ऑफ क्या जॉब प्रोफाइल वो चूज कर सकते हैं, या उनको फील्ड वर्क करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है, ऐसा कुछ फैक्टर है दोनों में? फील्ड वर्क तो सभी को करना पड़ता है। अच्छा। दैट्स मतलब आप कोई भी एनजीओ की जॉब में जाएंगे, अगर हम ओके सोशल वर्क प्रोफाइल में है तो ग्राउंड वर्क हैज टू बी देयर, चाहे वो ओके कोई भी बैकग्राउंड से आ रहा है। हाँ, प्रिविलेज का बात तो हाँ, जैसे अब क्योंकि यूनिसेफ या यूएन जैसे कोई कोई जो बहुत अच्छे एनजीओज है, तो हम्म उनका प्रिविलेज ये होता है कि वो डायरेक्ट जिस रोल में एंटर कर सकते हैं, हम्म वो एक नॉन बैकग्राउंड वाला एंटर करने में उसके लिए काफी चैलेंजिंग रहेगा। ओके ओके, तो समझ गया। वो एक प्रिविलेज है। हाँ। गॉट इट। अब आते हैं रिक्वायर्ड स्किल वाले सेक्शन में। हर सेक्टर में हर जॉब में एक स्किल सेट रिक्वायरमेंट होता है। तो तुम्हारे हिसाब से इसमें क्या क्या स्किल सेट्स एक कोई भी इंडिविजुअल को चाहिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक स्किल सेट्स है जो उनको होना ही चाहिए काइंड ऑफ? हम्म, जिसको ग्राउंड वर्क पे डायरेक्ट कम्युनिटी के साथ अगर काम करना है, बिकॉज हम्म मोस्ट जॉब इन्वॉल्व करती है कम्युनिटी के साथ एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। हम्म। तो उसमें सबसे बड़ा चीज जो मुझे लगता है कि एम्पैथी। ओके बिना एम्पैथी के आई थिंक कोई भी इंसान अगर जाके अगर वो कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो इस रोल को जस्टिफाई करता है। सो एम्पैथी एक सबसे बड़ा स्किल है जो सोशल वर्कर में होना ही चाहिए। इसके साथ ओके ऑब्वियसली उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, इन द सेंस कि ओके। कोई जाके चिल्लाएगा, रूड होगा तो दैट विल नॉट वर्क। तो आप एक कदम दूर जा रहे हैं फिर आप कम्युनिटी से। गॉट इट। बाकी चीजें ग्रेजुअली बिल्ड होती है, बट हाँ, सॉफ्ट स्किल्स में ये सारे स्किल्स जैसे कंपैशन होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, हम्म डेडिकेशन होना चाहिए सबसे, और जो है कि इंटीग्रिटी ऑब्वियसली होना चाहिए। हम्म तो या कुछ ये स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल्स को अगर देखेंगे तो ये ज्यादा प्रायोरिटी में है। बाकी जो टेक्निकल स्किल मुझे लगता है कि वो थ्रू द वर्क लोग सीख ही जाते हैं, ओके बट ग्राउंड का एक्सपीरियंस और स्किल उन्हें कुछ लेके आना पड़ेगा और कुछ वो करते करते सीखते हैं। ओके। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, सॉफ्ट स्किल स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन इंटरपर्सनल स्किल्स, ऐसे स्किल्स हाँ। जहां वो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड कर पाए, हम्म। जैसे इंटीग्रिटी वाली बात हो गई, और जहां पे वो लोगों का दुख दर्द समझ पाए, दैट इज वेयर एम्पैथी इज हाँ, कमिंग इन। सो बेसिकली ट्रस्ट बिल्ड एग्जैक्टली। कर हाँ। पाए और उनका प्रॉब्लम समझ पाए, एंड आई एम अज्यूमिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑल्सो, कि जहाँ पे वो प्रॉब्लम समझ के फिर उनको सॉल्व कर पाए, एंड हाँ। मे बी डिटर्मिनेशन, ताकि वो लॉन्ग टर्म पे एक प्रॉब्लम में लगे रहें एंड देन उसको सॉल्व कर पाए, नॉट इजीली गिविंग या अप एंड ऑल। ओके ओके, एग्जैक्टली। या इंटरेस्टिंग आई थिंक इंटरेस्टिंग। पैशनेट और डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज राइट। यहाँ पे काफी चैलेंजेस आते हैं। हाँ तो हाँ अगर हाँ। हम बहुत जल्दी गिव अप कर देंगे तो हम लोग फिर जो सोच के साथ आते हैं उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो राइट या राइट राइट डेडिकेशन एंड पैशन हैज टू बी देयर। राइट।
हाँ, मतलब यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक रिजल्ट नहीं होता है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये स्टेप किए तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही। हाँ, मतलब हाँ बहुत हाँ। सारे अदर फैक्टर्स हैं, आपको वो परसिवरेंस और डिटर्मिनेशन दिखाना ही पड़ेगा कि बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, एंड हो सकता है कि आपके हार्डवर्क के बाद आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा हो। सो यू नीड टू हैव हम्म। डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस, एज फार एज आई एम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस। Yeah, exactly. In fact, one of my senior used to tell me कि आपका रिजल्ट क्या निकल रहा है वो शायद ज्यादा मैटर नहीं करता, बट उसको करने के लिए आपने एफर्ट कितना दिया है, वो ओके, 100% एफर्ट का होना बहुत जरूरी है। सो ओके, बहुत लोगों में जैसे मैंने देखा है कि वो मिसिंग रहता है, बहुत जल्दी वो दो तीन चीज करके फिर वो गिव अप करते कि काम ही नहीं किया। सो ओके, ओके, वो कमी की वजह से फिर इम्पैक्ट या आउटपुट देखने में फिर नहीं दिखता है जल्दी। ओके, ओके, समझ गया। हम्म। गॉट इट। और इसमें ऐसा कोई स्किल सेट्स एट्रीब्यूट जो जिस इंसान में है उनको इस फील्ड में बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए, इमेजिन लाइक वीकनेस, कि अगर ऐसा कुछ है तो आप प्लीज इस फील्ड में मत आइए, आपके लिए ये फील्ड नहीं है। जैसे मनी, सबसे पहला चीज तो मनी माइंडेड बहुत लोग होते हैं या जो जॉब के पर्सपेक्टिव से आते हैं। हम्म, हाँ, अगर आप किसी आईटी में जा रहे हैं या आप किसी कोर सेक्टर में जा रहे हैं, तब हम्म, आप मनी फोकस या वो हो सकते हैं, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये काम करके मुझे पैसा कमाना है। मगर एनजीओ में या सोशल सेक्टर में हम अगर ये सोच के साथ आते हैं कि पैसा कमाएंगे, तब फिर वो जो उस काम का जो वैल्यू होता है वो कहीं ना कहीं फिर डाइल्यूट हो जाता है। तो जिसका भी ये सोचे कि पैसा कमाना है, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। दूसरा कि अगर किसी का अंदर एम्पैथी ही नहीं है, उनको लोगों के दर्द समझ में ही नहीं आते हैं, मतलब आई एम टेलिंग स्पेसिफिकली जिनको ग्राउंड वर्क करना है। हम्म, सोशल वर्क में भी काफी ऐसे रोल्स राइट, हैं राइट, जिसके लिए आपको एम्पैथी नहीं होने से भी चलेगा, बट राइट, इफ यू हैव टू गो ऑन द ग्राउंड एंड वर्क डायरेक्टली विद द कम्युनिटी देन एम्पैथी हैज टू बी देयर। राइट, सो राइट, पीपल कमिंग विद एंड ऑल्सो जैसे ये भी है कि एडिक्शन वाले लोग यहाँ पे ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हम्म, बिकॉज एडिक्शन प्रॉब्लम आपका इम्पैक्ट कम्युनिटी में दिखता ही दिखता है कहीं ना हम्म, कहीं। हम्म, तो क्योंकि वैसे लोग आते हैं जो एडिक्शन अपना फिर ऑन ग्राउंड भी लेके जाते हैं, सो दैट्स नॉट ओके, गोइंग टू हेल्प। ओके, ओके। हम्म। तो बेसिकली एपेथेटिक पीपल जो हाँ एडिक्शन में है वो, और मोटिवेशन जिनका मनी है, उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। हाँ गॉट इट, गॉट इट। तो अब मान लो ये स्किल सेट्स हो गए, ये वीकनेस हो गए, तो अब जो एनजीओ में हायरिंग प्रोसेस होता है, तो उसका हायरिंग प्रोसेस क्या होता है? कि कोई रिटर्न एग्जाम होता है या इंटरव्यू होता है कि क्या होता है? उसका क्या जनरल प्रोसीजर है? फ्रेशर्स के लिए रिटर्न भी होता है और ग्रुप डिस्कशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके। मेजोरिटी ऑफ द एनजीओ ग्रुप डिस्कशन को प्रीफर करते हैं, बिकॉज थ्रू ग्रुप डिस्कशन वो लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन किस हिसाब से सिचुएशन को डील कर रहा है, हम्म, क्या वो ज्यादा लॉजिकल है या वो अपने एम्पैथी को सामने रख पा रहा है। सो लाइक प्रदान के सिलेक्शन प्रोसेस में मेजोरिटी ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस का जो मेन फैक्टर वो इसमें ही देखते हैं, ग्रुप डिस्कशन में एंड देन ओके, इंटरव्यू। बट ओके, आफ्टर हैविंग एन एक्सपीरियंस हम्म, वो जरूरी नहीं है रिटर्न एंड ग्रुप डिस्कशन, देन डायरेक्ट इंटरव्यूज, एंड इंटरव्यूज में कुछ उसके बाद कुछ कुछ टास्क दिए जाते हैं, हम्म, वो करके फिर एनीबॉडी कैन जॉइन, मतलब आगे फिर वो बढ़ सकते हैं इसमें। ओके। तो वो इंटरव्यू कैसे, एक दो राउंड्स होते हैं, मल्टीपल राउंड्स होते हैं, क्या होते हैं? किसी किसी एनजीओ में मल्टीपल राउंड होते हैं, किसी किसी एनजीओ में एक ही राउंड में खत्म हो जाता है। ओके। कोई कोई थ्रू ईमेल तीन चार टास्क देते हैं कि हम्म, जैसे मुझे मिला था कि स्टेक होल्डर मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, तो स्टेक होल्डर एनालिसिस, क्योंकि मेरा अच्छा खासा 6.5 ईयर का एक्सपीरियंस था, तो हम्म। एटलीस्ट ये मुझसे एक्सपेक्टेड है कि मुझे इतना आता होगा, तो मिनिमम वो देखने के लिए कि अगर एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, डेवलपमेंट प्रोफेशनल है, तो उसको कितना पता है। फॉर दैट ये जरूरी है कि कुछ टास्क वो जरूर दें। तो बेसिकली टेक होम एग्जाम जैसा हो गया, एक केस स्टडी हो गया, उन्होंने आपको एक केस स्टडी दिया, आप उस केस स्टडी के हाँ ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट लिखिए और उनको भेजिए। इज दैट करेक्ट? हाँ, या ओके। और करेक्ट। वो केस स्टडी के लिए आप कितना टाइम ले सकते हैं, वो लोग बताते होंगे अमेजोन में। हाँ, वो लोग बताते हैं। ओके, ओके। एंड जनरली अगर मल्टीपल राउंड्स भी हो रहे हैं, तो क्या मल्टीपल राउंड्स में क्या हाँ, मल्टीपल केस स्टडी हो रहा है या क्या हो रहा है उन सब में?
नहीं नहीं नहीं, मल्टीपल राउंड में मल्टीपल केस स्टडी नहीं होता है। पहली बार तो जैसे एक बेसिक जानने के लिए कि आपने क्या जॉब किया है, कहाँ से आप आ रहे हैं, हम्म। क्या एक्सपीरियंस है, तो वो एक एक होता है। जब वो लेवल क्रॉस करते हैं तो फिर मेन कोई हेड होता है जो वो फिर इंटरव्यू लेता है, और ओके। वो हेड फिर डिसाइड करता है कि इनको टास्क देना है कि नहीं देना है। बहुत इंटरव्यू प्रोसेस में, जैसे जब मेरा एफईएस का इंटरव्यू हो रहा था तो उन्होंने सारा केस स्टडी और एग्जाम्पल ये सब कुछ उन्होंने उस इंटरव्यू में ही कंप्लीट किया था। उन्होंने टेक होम टास्क कुछ नहीं दिया था। ओके। ओके, सो समझ गया। या इट ऑल डिपेंड्स अपॉन एनजीओ टू एनजीओ कि कैसे गॉट करना है। गॉट। और इसमें जनरली जो अब हम अज्यूमिंग कि एक बार ये सारा हायरिंग प्रोसेस हो गया, तो फिर सैलरी हम्म। नेगोशिएशन भी आता होगा, तो इसमें क्या सैलरी हाँ नेगोशिएशन हाँ। होता है कि इन जनरल कि भाई एक बार बोल दिए तो वो आपको लेना है और उसके बाद नो नेगोशिएशन या नथिंग ऐसा कुछ? नहीं नहीं, सैलरी नेगोशिएशन होता है। जैसे ओके। हम सभी सभी सेक्टर में देखते हैं, वैसे एनजीओ में भी पीपल कम एंड दे नेगोशिएट देयर सैलरी। और बहुत जगह पे जब ओपनिंग रहती है तो वहां पे लिखा भी रहता है कि सैलरी नेगोशिएबल है। अच्छा। डिपेंडिंग अपॉन आपका काम और रोल, वो लोग नेगोशिएट करके आपको प्रोवाइड ओके। करेंगे सैलरी। हाँ। ओके। और इसमें जैसा आप हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में होता है, ग्लास डोर हो गया, ग्रेप वाइन हो गया, जहाँ पे हम रिव्यूज देख सकते हैं, सैलरी एक्सपेक्टेशन देख सकते हैं, बेसिकली हाँ इंटरनल हाँ। डेटा हमको थोड़ा पता चल जाता है। तो ऐसा क्या सोशल सेक्टर में है कोई कि हाँ भाई, जहाँ पे हमको इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि हाँ भाई ये मैं सैलरी मांग सकती हूँ या मांग सकता हूँ, या इतना नहीं मांग सकता, ऐसा कुछ इस सेक्टर में? है हाँ। अच्छा। सोशल सेक्टर के लिए भी है। जैसे ओके। काफी काफी एनजीओ, जब मैं ज्वाइन करने के लिए देख रही थी तो मैंने भी काफी ग्लास हाँ डोर का हाँ। ही मेजरली मैं रिव्यूज देखती हूँ, तो उसमें सैलरी का भी सेक्शन रहता है। अच्छा, कॉन्स एंड इंटरेस्टिंग। प्रॉन्स उस ऑर्गेनाइजेशन के रहते हैं, और अच्छे खासे रिव्यूज रहते हैं। ओह, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। हम्म। अच्छा, ये मुझे पता नहीं था। मतलब आई अज्यूम्ड कि सोशल सेक्टर में शायद ग्लास डोर में लोग उतना ज्यादा नहीं होते हैं, बट दैट्स एन इंटरेस्टिंग। नहीं नहीं है। ओके। हाँ। तो और अगर हम जैसे अब सैलरी की बात कर रहे हैं, तो एक अगर कोई बंदा इस फील्ड में एंटर करना चाह रहा है, तो उसका स्टार्टिंग हम्म। सैलरी वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? स्टार्टिंग 4 लाख, 4 लाख 5 लाख तक वो सोच सकता है। तो फ्रेशर को मिल सकता है उस रेंज में? फोर फ्रेशर लाख को आराम से मिल सकता है, हाँ। लेकिन अगर जैसे कोई एमएसडब्ल्यू बीएसडब्ल्यू है, तो जैसे हाँ मैंने हाँ बताया था, हाँ सो हाँ। ऑब्वियसली अगर वो कोई अच्छे एनजीओ में जा रहे हैं तो हम्म। उनका सैलरी का जो ये लेवल है वो ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा होगा ओके। कंपेयर टू जो नॉन बैकग्राउंड है, या जो कोई स्मॉल स्केल लेवल एनजीओ में एंटर कर रहे हैं। ओके। या तो मतलब फेयरली कंपेरेबल है, मतलब क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में आज हाँ। भी जो सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं वो हम्म। 3.25 3.5 के अराउंड देती है, तो उस बेसिस पे दिस इज वेरी हाँ। कंपेरेबल एंड वेरी काइंड ऑफ या गुड पे इन दैट वे। ओके। या हम्म। और ये कहाँ तक जा सकता है? लेट्स से व्हाट इज द हाईएस्ट सैलरी, मतलब जो तुमने अब तक सुना हो? मैंने सुना है 22 से 25 लाख के अंदर तक का। जैसे जिनका ओके। एक्सपीरियंस होता है तो पर मंथ दे प्रोवाइड। जैसे बहुत अच्छी जो एनजीओ है, यूनिसेफ हो गई, यूएनडीपी हो गई, तो ओके। इस टाइप के जो एनजीओज होते हैं इनका काम भी बहुत हाँ हाँ ज्यादा हाँ। रहता है। और जैसे इनका जो ये रोल देते हैं ये काफी स्ट्रांग रोल है, तो ये देते हैं अच्छे से 1.5 लाख 2 लाख तक भी देते हैं अच्छा सैलरी अच्छा। ओके। एक्सपीरियंस के बाद। हाँ, ओके। हैविंग ओके। अ गुड एक्सपीरियंस देन। ओके। और अगर तो हाँ। 4-5 लाख से शुरू हो रहा है, 5 साल के एक्सपीरियंस को कितना मिल सकता है ऑन एन एवरेज? अ, अगर कोई अच्छा एनजीओ है तो हम 10-12 तक सोच सकते हैं। ओके। इसमें ये भी डिपेंड करता है कि आपको मेट्रो में मिल रहा है या आपको रिमोट। रिमोट रूरल में मिल रहा है, तो ओके। वहां पे फिर वो डिफरेंट हो जाता है। बट हाँ, एक 5-6 साल के बाद 10 लाख 12 लाख तक भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओह, नाइस नाइस। फिर तो काफी अच्छा है, हाँ। मतलब 8-10 लाख, विच इज क्लोज टू 1 लाख पर मंथ काइंड ऑफ सैलरी। हाँ। हाँ। ओके, बट इंटरेस्टिंग। ऐसे एनजीओज काफी कम है, ऐसा नहीं है कि ओके। बहुत एनजीओज वैसा दे रहे हैं, लिमिटेड एनजीओज है वैसे। हाँ, बट है, पॉसिबिलिटी है है काइंड ऑफ। है पॉसिबिलिटी है, हाँ। ओके। ओके। और ये इंडिया में मिल रहा है, नॉट लाइक कि आप इंडिया बाहर में जा। मिल रहा है। ओके। ओके, इंटरेस्टिंग। हाँ जी। और इसमें जनरली और कंपनीज क्या बेनिफिट्स देती है कि जैसे भाई कुछ हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या ऐसा कुछ
ऐसा कुछ होता है और कोई बेनिफिट्स? हेल्थ इंश्योरेंस रहता है। ओके। लाइफ इंश्योरेंस नॉर्मली बहुत सारी एनजीओज नहीं देती हैं। ओके। मेरे नॉलेज में तो लाइफ इंश्योरेंस देती नहीं है, ओके। बट हेल्थ इंश्योरेंस रहता है। और इसके साथ साथ लोकल ट्रैवल अलाउंसेस रहता है। जितना ओके। भी आप लोकली ट्रैवल करेंगे काम की वजह से, या आप बाहर कहीं भी जा रहे हैं, तो वो सारा ट्रैवल का अलाउंसेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही होता है। ओके। इसके ओके। साथ साथ मेडिकल, जैसे पर मंथ अगर मेडिकल का खर्चा कुछ है, हम्म। तो वो एक्सपेंस भी ऑर्गेनाइजेशन देती है। हम्म। इसके साथ साथ जैसे अपार्ट फ्रॉम ये वाला बेनिफिट अगर हम देखेंगे, तो लीव्स के मैटर में भी काफी रहता है। जैसे काफी एनजीओ आजकल प्रिफर कर रही हैं कि मैटरनिटी लीव 1 साल का देने का, ओ। पटर्निटी लीव 1 मंथ का देते हैं। ओके। मेंस्ट्रुएशन लीव रहता है, ईयरली आप 12 मेंस्ट्रुएशन लीव ले सकते हैं। सिक लीव ओह होता नाइस। है। तो अलग अलग टाइप के लीव्स भी काफी, क्योंकि ऑब्वियसली एनजीओ बिलीव करती है एम्पैथी में, तो वो अपने भी एम्प्लॉयज के लिए उस लेवल हम्म। का थॉट प्रोसेस और उस लेवल के बेनिफिट सोचती है। कंपैशन लीव भी है कि अगर आप कोई वैसा अपना पर्सनल कोई कोई दुख का समय है, किसी अगर आप हम्म। डेथ में जा रहे हैं या कोई लॉस हो गया है, तो उसमें भी आप अलग से लीव ले सकते हैं, जो कि लिमिटेड है, 5 है। बट ओके। ऑन एन एवरेज 30 से 40 होता है मिल लीव्स। जाता है। हाँ, तो मतलब वो मिल भी जाता है, हाँ। कंपेरेबल है काइंड ऑफ, वो भी रफली हाँ। सेम नंबर ही आ रहा है काइंड ऑफ, मोर और लेस। हाँ। ओके। और अभी ओके। तो काफी एनजीओज, जैसे जैसे पहले सिर्फ आईटी सेक्टर में था कि सेकंड सैटरडे एंड संडे दोनों छुट्टी रहता है ना। हम्म। तो अभी काफी एनजीओज ने इसको अप्लाई किया है, और सारे सैटरडे तो नहीं, मगर फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे लीव रहता है। अच्छा। ओके। ये तो हो गया सैलरी और इन जनरल रिन्यूमरेशंस एंड उसकी बात। तो एक, अगर हाँ। हम मैं किसी सोशल वर्कर का डेली रूटीन का बात करूं, ऐसा कुछ वर्किंग आवर्स हम्म। और ऐसा कुछ भी होता है कि हाँ भाई आपको इतने घंटे काम करना है या नहीं करना है, ऐसा कुछ होता है? हाँ। वर्किंग आवर जैसे रहता है सभी जगह, जैसे होता है एनजीओ में भी है। कहीं कहीं ओके। पे 9 to 5 है, कहीं कहीं पे 10 to 6 भी है। अच्छा। बीच में लंच ब्रेक भी होता है। टी स्नैक्स ब्रेक ये सब चलता है। इसके हम्म। अलावा जो स्पेशली ग्राउंड वर्क में जाते हैं, हम्म। ग्राउंड वर्क के लिए टाइम लिमिट हम जितना भी रखें, वो कम्युनिटी के हिसाब से हमें जाना पड़ता है। तो कभी अर्ली मॉर्निंग भी जाना पड़ता है, कभी थोड़ा लेट नाइट भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दिन भर हम ऑफिस में है, ग्राउंड पे कोई काम नहीं है। जैसे अगर ग्राउंड पे अगर किसी का कोई फेस्ट है, तो वो उस समय पे गांव वाले टाइम नहीं देंगे, या हम्म। कम्युनिटी टाइम नहीं देगी, तो जाके कोई फायदा नहीं है। तो उस समय पे दिन भर ऑफिस में वो समय जाता है, जहाँ पे नॉर्मली लोग रिफ्लेक्शन करते हैं या कुछ स्टडी करते हैं, या आपस में मीटिंग्स वगैरह ये सब चीज। हाँ। ओके। ओके। तो या तो बेसिकली गाइडलाइन है 8 घंटे का, लेकिन हाँ जी। क्योंकि जहां आप मीटिंग करना चाह रहे हो, गांव वालों से मिलना चाह रहे हो, वो किस टाइम अवेलेबल है हाँ। वो उसका सर्टेनिटी कुछ नहीं है, तो वो फ्लक्चुएट हो सकता है कि आप, हो सकता है आपको उस टाइम पे ना मिले तो आपको बाद में भी हाँ। मीटिंग करना पड़े, या पहले मीटिंग करना पड़े, वो सारा चीजें हो सकता है। हाँ, ओके। तब ओके। छुट्टी में भी कभी कभी जाना पड़ता है, जैसे कभी संडेज हो गया या अच्छा। सैटरडेज हो गया, तो उस समय भी अपने आप को एक्सटेंड देना करना पड़ता है। बट इसमें बेनिफिट ये भी रहता है कि अगर आप हॉलीडेज में काम कर रहे हैं, हाँ, तो हमको कॉम्प ऑफ मिलता है। मतलब अच्छा। अगर ये हाँ संडे हाँ। काम किए, तो नेक्स्ट आने वाला कोई भी डे में आप ऑफ ले सकते हैं। अच्छा। सो और वो बेनिफिट भी है। अच्छा, बट लेट्स से अब अगर हम इसको एक लेवल हम्म। नीचे ब्रेक डाउन करें, कि जो फील्ड में जा रहा है, लेट्स लुक एट फ्रॉम अ हम्म। वेस्ट वॉरियर्स पर्सपेक्टिव, कि एक वेस्ट हम्म। वॉरियर का एक सोशल वर्कर है जो फील्ड पे जा रहा है, तो हम्म। उसको क्या, किस तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं और क्या काम करना पड़ता है? एक तो हो गया कि गांव वालों के साथ मिलके या एरिया वालों के साथ मिलके प्लानिंग करना है ऑल, बट एक्चुअल में हम्म। काम क्या है? मतलब जैसे मैं अगर विजन की बात करूं तो बेसिकली जितने वेस्ट रिलेटेड हैं इश्यूज को रिजॉल्व करना एंड ऑल, बट हम्म। या एजुकेट करना लोगों को, एंड काइंड ऑफ अवेयर करना। तो अगर मैं कोई हम्म। एक प्रोजेक्ट का बात करूं, लेट्स से कोई भी एक एग्जांपल जहां पे एक फील्ड वाला बंदा उस प्रोजेक्ट के लिए क्या काम करेगा फील्ड पे, कोई एक अच्छा। एग्जांपल दे सकती हो? हाँ, तो जैसे वैसे तो टीम टू टीम डिपेंड करता है, और काफी क्रिएटिव सोच के साथ लोग आते हैं, और विथ टाइम हम लोग
ये बहुत अच्छा होता है ये फील्ड में कि आप हर क्रिएटिविटी को आप लाएँ, आप नया-नया चीज़ ट्राई करें और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर आपको आपके हिसाब से आपको जब-जब लगता है आप ग्राउंड जा सकते हैं। हम्म, अभी जैसे हमारी टीम में जो सबसे अच्छा चल रहा है कि अगर हम रिड्यूस के पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम लैंडफिल के वेस्ट को कैसे कम करें। तो आई जिसमें सी। से जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, जैसे सैनिटरी वेस्ट हो गया, हम्म, देयर इज नो सॉल्यूशन। हम्म, तो वन ऑफ माय कलीग जिन्होंने काफी कोशिश की और मेंस्ट्रुअल कप उन्होंने अपने एक सोच में लाया कि एक सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन हम सोचे जिसमें से जो सैनिटरी पैड्स हैं वो हमारे लैंडफिल में नहीं जाएंगी, क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप 5 to 10 ईयर्स आप एक ही कप आप यूज कर सकते हैं। तो हम्म, अब उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने पहले तो अपना एक विजन बनाया कि उन्हें करना क्या, उनका सोच क्या है। तो अब उस सोच के साथ फिर उन्होंने अब वो जैसे अपने हिसाब से कभी स्कूल की लड़कियों के साथ, कभी महिलाओं के साथ वो अलग-अलग ट्रेनिंग्स करती हैं जाके, कम्युनिटी अवेयरनेस करती हैं, फिर हम्म, सर्वेस करती हैं कि किसको क्या ज़रूरत है। तो उस हम्म, हिसाब से उनका फील्ड का टाइमिंग रहता है। बट इसके साथ-साथ सेल्फ प्रिपरेशन भी रहता है कि आप प्रेज़ेंटेशन बना रहे हैं, वीडियोज़ रेडी कर रहे हैं और भी कुछ कर रहे हैं। सो ये एक प्रोजेक्ट का ये एक फिर इसको हमने डिलिवरेबल में सेट किया है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एटलीस्ट 100 वुमेन विल बी देयर हु विल बी यूजिंग सस्टेनेबल मेंस्ट्रुअल कप। सो ये डिलिवरेबल हो गया जिसके लिए बैकग्राउंड में उनको पूरा प्लानिंग करना है, विजन तैयारी करना है। इसके साथ-साथ ये भी होता है कि आप अपने साथ और भी ऐसे 10 महिलाओं को बिल्ड करते हैं। आप उनको भी उस लीडरशिप पोज़ीशन में लाते हैं कि मैं तो सीखी, अब आप 10 महिलाएँ सीख के आप और लोगों तक जाइए और उनको ये चीज़ सिखा के उनको प्रोवाइड करिए। ओके, ओके। या तो इसमें आई गेस फिर गांव वालों को जाके एजुकेट भी करना पड़ता होगा, उनको इस हाँ, चीज के लिए कन्विंस करना पड़ता होगा कि आप भाई पैड मत यूज कीजिए, आप ये मेंस्ट्रुअल कप यूज कीजिए, एंड फिर हाँ, वो हाँ। होता होगा, राइट? ओके, ओके। एग्ज़ैक्टली तो जैसे ट्रेनिंग्स जो हम डिसाइड करते हैं कि क्या हम्म, ट्रेनिंग होगा, तो उस ट्रेनिंग को हम पहले प्लान कर लेते हैं कि ये वाला अचीव करने के लिए ये 6 कैटेगरीज़ ऑफ ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जैसे इनिशियली हम कॉन्सेप्ट सेट करते हैं, फिर नॉर्म हम्म, सेटिंग होता है, हम्म, फिर अवेयरनेस हो गया, फिर यूज़ के बाद फीडबैक लेके कि क्या दिक्कतें हैं और उसके बाद फाइनल एक रिफ्रेशर कि हम्म, अब इतना समय से अब हम जुड़े हैं, तो अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अब कैसा लग रहा है और आप कितने लोगों को बताएँ। सो ये सुनने में जितना लगता है ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करने में बहुत, काफ़ी टाइम हाँ। लगता है, बिकॉज़ एक बार हम गए, मीटिंग बुलाए, हो सकता है कि 3-4 ही महिलाएँ आएँ, बट कोई नहीं आए, बट वो पूरा दिन जा रहा है। तो उस दिन का आउटपुट ज़्यादा कुछ निकलता नहीं है, हाँ, थोड़ा बहुत बात करके। फिर नेक्स्ट मीटिंग गाँव के हिसाब से रखना पड़ता है, तो बीच का वो फिर गैप आ जाता है जिसमें हम फिर दूसरे डिलिवरेबल को अचीव करते हैं। बट वो गांव वाले भी क्यों आएंगे, मतलब अगर जैसे मान लो कोई एनजीओ है, वो हुँ, हुँ। आई एम अज्यूमिंग कि वो एडवर्टाइज करते होंगे कि हमने ये मीटिंग रखा है, गांव की महिलाएं प्लीज यहाँ पे आइए, हमको कुछ बात करना है। कोई क्यों जाएगा? हुँ, जनरली क्या होता है, कोई एक मीटिंग में इसलिए जाता है कि हाँ भाई मेरे फायदे का कुछ चीज है, उनको कुछ पहले फायदा दिखाना हाँ, पड़ता है, तब वो लोग आते हैं। तो इमेजिन कि हाँ। अगर ये लोग फर्स्ट टाइम में ही ऐसा सुनने को आ रहा है गांव वालों को कि भाई कोई बंदा आके वहाँ मीटिंग रखा है, तो कोई क्यों आएगा वहां पे? हाँ, इसमें सबसे पहले तो ये चीज़ होता है कि हम जिस भी एरिया में काम करते हैं, सबसे पहले रेपो बिल्ड करना, ताकि हम्म, उनको पहले तो ट्रस्ट हो। तो जहाँ पे ये सुविधा हो जाता है कि कुछ समय रहते-रहते लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, एक रेपो बन जाता है, तब वो ऑब्वियसली फिर उतना मेहनत नहीं लगता है उनको बुलाने में, तब वो माइंडसेट से नहीं आता कि हमें कुछ मिलेगा। बट हम्म, हाँ, जैसे कोई नया एरिया जा रहे हैं, कोई नई चीज़ के साथ जा रहे हैं, तो ये बहुत आम बात है, यहाँ भी देखते हैं। जैसे अभी सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन का देखें तो उनको पता है कि हमें फ्री में कप मिलेगा। वो ओके, आते तो इस सोच के साथ ही हैं, पहला ओके, भीड़ उसी से बढ़ जाता है कि फ्री में मिल जाएगा। ओके। मगर और ये बहुत रूरल हम्म, इंडिया में अगर हम्म, हम काम करेंगे तो पहला सोच यही होता है कि फ्री में क्या मिल रहा है हमें। हम्म, बट जब हम पहला सेशन करते हैं और जो डिस्कशन करते हैं, तो जब वो अवेयर होते हैं कि हम किस लिए आए हैं, तब हम्म, फिर वो धीरे-धीरे जिनको लगता है कि हाँ, इसमें उनको फ़ायदा है, तो वो टाइम देता है। ऐसा भी होता है कि पहला मीटिंग में 50 लोग हैं, बट सेकंड मीटिंग होते-होते 20-25 लोग रह जाते हैं। क्योंकि हम्म। बहुत लोगों को शायद वो नहीं चाहिए जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा होता राइट, है। राइट। ओके, ओके, समझ गया। तो ऐसा, आई एम श्योर तुमने 9 सालों में बहुत जगह काम किया हो, ऐसा कोई मोमेंट कि जब लगा हो कि ये तो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट है इस फील्ड में,
आने का मतलब हाईलाइट जिसको बोल सकते हैं, कि मतलब ऐसा कोई एक स्पेसिफिक मोमेंट जो तुम शेयर कर सकती हो? हाँ, मतलब सबसे पहले मेरे को कोई भी ये पूछा तो मेरे दिमाग में पहला यही आता है, क्योंकि शायद वो मेरे दिल के करीब रहा है और शायद पहला मैंने वैसे कुछ महसूस किया होगा हाँ। कि ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट एक ये है कि जैसे जब हम जाते हैं तो जब प्रदान में मैं थी तो वहां पे काफी आपको दूसरे के अंदर भी वो पोटेंशियल देख के आपको उनको बिल्ड करना है। तो हम्म। प्रदान में ये बिलीव है कि हर इंडिविजुअल में वो पोटेंशियल होता है कि वो चेंज लाए और चेंज के लिए काम करे, जिसका नीड है वहां पे वो कर सकता है। हम्म। तो जैसे जब हम महिलाओं के साथ काम करते तो काफी महिलाएं वैसी होती थी जो कि काफी ही अंडर प्रिविलेज होती थी, जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी नहीं होता था, जिन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था या बहुत कम वो लिखना पढ़ना जानती है, और वो भी पढ़ाई छोड़े हुए उनका काफी साल हो चुका है। अब वो मतलब 3-3 4-4 बच्चों के साथ हैं। तो अब एक वो होता है ना, एक बचपन में वो एक सपना देखती है, बट वो भूल हम्म। जाती है कि वो क्या सपना देखी है। उसके लिए अब उसके लिए कि अपना सपना कुछ नहीं है, उसके लिए अब उसके परिवार का सपना है, बच्चे का सपना है। बट जब हम जाते हैं तो जब हम जिन बातों को करते हैं, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट पे हमारा सबसे बड़ा काम रहा है, तो तब वहां पे ऐसी महिलाओं को ये बिलीव दिलाना कि आपका अगर ये सपना है तो ये पूरा होगा, आप बस बताइए आपको करना है कि नहीं। तो मुझे हम्म। याद है मेरी एक दीदी थी, मधु दीदी थी, और उन्हें हम्म। काफी डर था कि दीदी मैं कैसे जाऊंगी, कहाँ एसएचजी का खाता खोलूंगी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, मैं बैंक में जाके कैसे बात करूंगी, काफी फियर था उनके अंदर। तो मैंने उनको बस ये बोला था कि आप कर सकते हैं, ये चीजें करनी है। तो हम्म। अ, एक एक दो बार तो जैसे मैं उनके साथ गई थी, बट वो बहुत डर रही थी और वो कुछ बात नहीं की थी। तीसरी बार मैं नहीं जा पाई थी उनके साथ और उन्हें खुद से जाना था वहां पे। तो मैं अपडेट नहीं ले पाई थी वो गई है कि नहीं, और मैं फील्ड से लौट रही थी और मैंने देखा बैंक में वो जाके खड़े होके उन्होंने खाता खुलवाया। हम्म। मतलब मैं ये देख पाना कि वो दीदी जो इतना डर रही थी और वो बैंक में खड़े होके खाता खुलवा रही है, और आज के दिन में तो पता नहीं, शायद मुझे लगता है 500-600 खाता खुलवा चुकी है वो अब तो। बैंक मैनेजर से वो लड़ाई करके या काम करवा के, आई मीन वो एक अलग लेवल पे है। तो ऐसे काफी अच्छे अच्छे, बहुत सारे ऐसे अच्छे पल आते थे। एक एक और मैं बताना चाहूंगी, जो लैलून दीदी है। लैलून दीदी का मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि बहुत लोग एज के फैक्टर से सोचते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये उन लोगों के लिए है, उन महिलाओं के लिए है जो अपना सपना भी भूल चुकी हैं और जिनको लगता है कि अब इस उम्र में हम क्या ही करें, कहाँ का बचपन में सोचे थे कि कुछ करेंगे। तो लैलून दीदी 55 एज की थी, और उनका बहुत मन था कि जब वो पहली बार ऐसे गांव में जब हम गए थे और हम उन्होंने सुना कि ऐसा कोई है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ट्रेनिंग देने वाला है, हम्म। जिनको कोई ट्रेनर चाहिए। तो हम्म। वो इस सोच के साथ नहीं आई थी कि वो ट्रेनर बनेंगी, बट वो उस मीटिंग में आई थी कि हाँ मतलब क्या है बताओ, सीखना है। तो हम्म। जब दीदी में मुझे वो पोटेंशियल दिखा कि हाँ दीदी का इंटरेस्ट है, तो दीदी को हमने ऑफर किया कि आप ट्रेनर बनिए, और फिर उनके पति के पास हम गए बात करने के लिए। तो उनके पति ने बहुत ही मतलब उनपे वो था कि ये क्या कर पाएगी, ये तो मूवी नहीं खोल पाती, कहाँ जाके ट्रेनर बनेगी, गांव से तो घर के तो बाहर निकल जाए, फिर देखते हैं कहाँ जाएगी। 1 साल बाद दीदी ने आसपास के 4-5 गांव में जाके अब वो ट्रेनिंग दे रही है। वो वाह। अपने घर में खुद से उन्होंने अपने 4 एकड़ की जमीन में उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग किया, विच इज कमेंडेबल। काफी सारे न्यूट्रिशन बेड बनाए, काफी पुरुष ने बोला कि वो दीदी को बुलाना, वो काफी अच्छा बताती है ट्रेनिंग में, तो हमें सीखना है ये चीज। वाह। एंड आफ्टर 1.5 ईयर उन्होंने एक बड़ा हमारा महाधिवेशन फेस्ट होता है जिसमें 25-30 हजार महिलाएं आती है। वहां पे हम स्टेट और ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल के काफी बड़े बड़े स्टेक होल्डर आते हैं, आईएएस ऑफिसर्स आते हैं। उनके सामने दीदी ने न्यूट्रिशन बेड का एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था। तो इतने लोगों के सामने इस उम्र में इतना प्रेजेंटेशन देना, जहाँ 1 साल पहले किसी को बिलीव नहीं था उन पे, शायद उनको खुद पे भी अपने पे बिलीव नहीं था, तो 1 साल बाद ये चेंज, आई थिंक ये देखना अपने आप में, दीदी को जब मैं खड़े होके दूर से देख रही, मेरे पास तो सारे फोटोज भी हैं। वाह। तो वो वाह। अपने आप में इतना अच्छा लगता है देखना, आई मीन या वाह। मतलब जैसे वो बोलते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। तब तो ये, सवेरा, हाँ, तो ये हाँ। लेलुन दीदी का तो परफेक्ट एग्जाम्पल है कि इस एज में भी उनके पास पहले तो ये सीखने का चाहत कि मैं ये सीखूं,
हाँ, फिर वो एनर्जी कि मैं सबको ट्रेनिंग दूं, मतलब वो हाँ, अपने आप में ही काफी कुछ सीखने का है। हम जनरली मैं देखा हूँ आज की एज में, मतलब बहुत यंग लोग भी बोलते हैं अरे नहीं एनर्जी नहीं है या थक गए अब नहीं सीखना और कुछ। बट अगर हम इनका एग्जाम्पल देखें तो ऐसा लगता है कि नहीं, और जो एक्चुअली ट्रू है, हमको लाइफ लॉन्ग तो हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो ग्रेट। बिल्कुल। मधु दीदी के केस में मुझे एक क्वेश्चन था, जो एसएसजी का हाँ, जो हाँ। अकाउंट है वो एसएसजी क्या है, मतलब एसएसजी का मीनिंग क्या है? अच्छा, हाँ। एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। अच्छा, तो एस एच काफ़ी ही जी, अच्छा। एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप ये पहले खुद ये इनफॉर्मल होता था कि 10 हाँ हाँ महिलाएं जुड़ रही हैं और हाँ हाँ हर हफ्ता वो कुछ-कुछ पैसा जमा कर रही हैं हाँ और हाँ, फिर उस वही पैसे को वो लोन पे ले रही हैं। अच्छा और उसका 2% के हिसाब से मंथली वो इंटरेस्ट अपने ही एसएचजी को दे रही हैं एंड बाय द अच्छा। एंड ऑफ द ईयर जितना भी इंटरेस्ट गेन होता है उसका हम्म। प्रॉफिट फिर वो आपस में शेयर करते हैं, क्योंकि गांव में नॉर्मली क्या होता है, अगर आपको बाहर से कहीं लोन लेना पड़ता है, काफी हम्म हाई रेट में लोन लेना पड़ता है, काफी सोना वगैरह गिरवी हम्म रखना हम्म पड़ता हम्म है। हम्म तो ये सब चीज और काफी अचानक रात को जरूरत पड़ा बट पैसा नहीं है, हम्म। तब उस केस में ये सेल्फ हेल्प ग्रुप काफी आपस में काम आता है और अभी ये भारत के कोने कोने तक पहुंच गया है। आई थिंक अभी तो ओ, बहुत सेल्फ हेल्प, और अभी सरकार का जो मिशन है एनआरएलएम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, हम्म। उसके तहत अभी सरकार ने सभी एसएचजी को अपने अपने साथ जोड़ा है। ओ, ओके। तो ये तो काइंड या ऑफ उनका मिनी बैंक काइंड ऑफ हो गया, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली मिनी ओके बैंक। ओके, उनका हाँ, पिगी मिनी बैंक या बैंक ही मिनी बोलते बैंक, हैं। हाँ। अच्छा हाँ, अच्छा अभी इसमें ये है कि छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे कि एक टीयर नहीं होता है। अच्छा। अभी गांव की 10 महिलाएं इसमें एसएचजी में जुड़ रही हैं, बट हम्म। अभी इसमें क्या होता है, विलेज लेवल फिर बनते हैं कि जहाँ 10 एसएचजी फिर एक वीओ बनाता है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा। वैसे ही 40-50 वीओ मिलके एक क्लस्टर बनाते हैं, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, जिसमें से सरकार की तरफ से भी काफी इनिशियल सपोर्ट दिया जाता है। हाँ तो हाँ जो जिस सीएलएफ पे हमने काम किया था, जिसमें लैलून दीदी, मधु दीदी, सबने हमने शुरुआत की थी इस जर्नी को, हाँ हाँ आज के दिन में, जहाँ पे मुझे याद है कि जब पहली बार इंटरेस्ट आना शुरू हुआ था तो मतलब 50 गांव से, तब हाँ मुश्किल से 1 लाख 2 लाख रुपए आता था और दीदी लोग ऐसे ऐसे गिनते थे। हाँ हाँ। अब भी आज के दिन में दीदी ने फोन करके बताया था कुछ दिन पहले कि दीदी 60 लाख रुपए इनकम हुआ है वाओ। सिर्फ 1 साल के अंदर। वाओ। आई वाज लाइक, तब आप लोग काउंट कैसे करते हैं पैसा? तो मशीन। तब अभी लोग चेक, अच्छा अभी। मशीन जब मैंने छोड़ा था तो मैंने मशीन गिफ्ट किया था, बट अब उनको अच्छा मशीन काम नहीं आता है। अब अभी अच्छा। 50 लाख कहाँ से मशीन में भी, तो वो चेक चेक काटते ओह हैं। नाइस। और ये या इनकम है, 50 लाख इनकम है कि उनका टोटल डिपॉजिट है? इनकम है, सिर्फ वाओ। इनकम। कोई वाओ। डिपॉजिट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इनकम है ये और ये इतना। खाली वो एक एक गांव का? नहीं नहीं, ये 40-50 गांव मिलके। अच्छा तो अब अच्छा। क्या होता है, अब जब ये इतना इनकम है तो अब हम्म आपस में किसी भी गांव पे अगर पैसा कम हम्म है तो वो हम्म। अभी बहुत कम, आई थिंक 0.25 या 0.5 इंटरेस्ट से वो उनको पैसा देते हैं। पर मंथ? और फिर जीरो पर पॉइंट, मंथ फिर हाँ। उसी में, हाँ, फिर उसी पैसे से मतलब सीएलएफ वीओ को देगा, विलेज ऑर्गेनाइजेशन को, वीओ फिर एसएचजी को देगा, एसएचजी वही 2% देगी मगर उसका अच्छा। फिर कुछ प्रतिशत रख के वीओ फिर सीएलएफ को देता है, तो ये आपस में पैसा इनका रोटेट ही करता रहता है। हाँ तो वो रोटेट करते सेम करते वो पैसा लोग बनता है। आरबीआई एंड वैसे ही काम कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक कम आपको रेपो रेट में आपको हाँ, पैसा दे रहा है, और फिर इंडिविजुअल बैंक्स फिर आगे कस्टमर्स को थोड़ा हायर रेट में दे रहा है ताकि वो डिफरेंस थोड़ा रख सके अपने पास अपने ऑपरेशनल हाँ, हाँ। कॉस्ट एंड ऑल। ओके, तो इट इज काइंड ऑफ एंटायर मिनी बैंकिंग सिस्टम काइंड ऑफ हो गया या पूरा। या ओके, या इंटरेस्टिंग। काफी एंड आप इंटरेस्टिंग। बिलीव करिए कि ये इसका अभी उसमें क्या है, जो बैंक में बैठते हैं वो काफी एजुकेटेड होते हैं, काफी हाँ हाँ एग्जाम हाँ दे के वो आते हैं, हाँ तो हाँ उनको लोन का वो जो रेट वगैरह निकालना वो उनके लिए इजी होता है। बट हाँ दिस हाँ वुमेन जिनके साथ हाँ हमने हाँ काम किया था, मतलब सोशल सेक्टर का क्या बेनिफिट है मैं बता रही हूँ कि ये हाँ महिलाएं हाँ जो हाँ शायद फिफ्थ सिक्स में मैथ पढ़ी हैं, हाँ। ये महिलाएं ही अकाउंटेंट होती है। आप सोचिए, हर एसएचजी वाओ। के अगर 400-500 एसएचजी है तो सब अकाउंटेंट ट्रेनिंग करी, और वो सारा 14-14 15-15 किताब वो हर मंथ बैठ के उसको फिलअप कर रही हैं और उसको भरी, जिसमें कोई आसान नहीं होता है। इतना इंटरेस्ट गया, इतना पैसा बकाया रहा, वो पूरा जैसे ऑडिट अकाउंटिंग, करना कि ऑडिट, हाँ। पूरा काउंटिंग करती हैं वो सीख के। आई मीन अ वुमेन जिसने जिसको प्लस माइनस मुश्किल से आता है, वो सीख के अब अकाउंटिंग वाह। संभाल रही है। वाह। तो या ये मुझे एक चीज याद दिला रहा है। जनरली क्या था ना कि हाँ, यूएस में, मतलब इन जनरल अगर हम पूरे वर्ल्ड का फिनटेक हाँ, सेक्टर हाँ, अगर कंपेयर करें तो इंडिया हम्म, बहुत आगे है।
इसलिए आगे है क्योंकि ये हुँ, यूपीआई और अब जो आ गया है, तो उसमें क्या होता है, हम स्कैन करते हैं तुरंत पैसा चला जाता है। बट अगर हम हाँ, यूएस हाँ। की बात करें, यूएस में अगर आपको अकाउंट ट्रांसफर भी करना है, एनईएफटी भी करना है, तो एक दो दिन हुँ, बाद उनके अकाउंट में पैसा जाता है। इंडिया में कैसा होता है, तुरंत अच्छा। तुरंत चला जाता हुँ, है। तो हुँ, हुँ। वेस्टर्न कंट्रीज फिनटेक सेक्टर में इंडिया से काफी पीछे है, हुँ, हुँ, हुँ। स्पेशली आफ्टर यूपीआई रिवॉल्यूशन एंड ऑल। हाँ, हाँ। लेकिन ये सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि यूपीआई में वो फिर भी कैच कर लेंगे, लेकिन इसमें तो वो कभी कैच नहीं कर पाएंगे। इसमें ये नहीं, तो सही बात है। ये तो उनके पास है ही नहीं इंफ्रा, या लोग ही नहीं है कि वो इस पे कैच कर पाए। तो अर्बन में भी बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, मतलब रूरल की महिलाएं जिस तरीके से कर ली। एक बार मैं मेरी मम्मी को लेके गई थी और दीदी लोग के सामने बिठाई, तो मैं बता रही थी कि मेरी मम्मी बैंक जाने से डरती है, नहीं जाती है। मैंने बहुत बार मम्मी को बोली कि जाओ, कम से कम अपना पैसा डिपॉजिट करके आ जाओ। तो वो गाँव की वो दीदी मेरी मम्मी को सिखा रही है कि मम्मी मतलब आंटी तो नहीं बोली उनको, मम्मी बोली कि मम्मी जी आप जाया करो बैंक, क्या है, कुछ नहीं लगता है, जाना है डिपॉजिट करके आ जाना है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। अच्छा, मतलब हुँ। ये तो मतलब बहुत ही गजब है, पूरा मिनी बैंकिंग सिस्टम चल रहा है हमारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट रूरल विलेजेस में। और ये वो लोग हाँ, चला रहे हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, अकाउंटिंग कर हाँ, रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, ऑपरेशंस हैंडल कर रहे हैं, सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। हाँ, मतलब सब कर ग्रेट, रहे हैं। मतलब दिस इज अमेजिंग। अजूबा अजूबा से कम नहीं ये है ये, आई गेस। हाँ, हाँ, आप कोई भी महिलाएँ, आप कोई भी रूरल जगह चले जाइए जहाँ पे जिनके साथ एनजीओ कोई भी काम करता है, उनका एक ही चीज़ होगा देखिए, हम पहले तो घर से निकलना भी नहीं जानते थे, लोगों से बात करना नहीं आता था। हाँ, मतलब ये कॉमन लाइन सबके मुँह पे होगा। बट आज अच्छा, के दिन पे हम घर से निकल रहे हैं, हाँ हाँ, बड़े-बड़े नेता, अभिनेता, मंत्री से बात कर रहे हैं, वाह, अपनी चीज़ों को रख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये वाह। लाइन तो मैंने इतनी महिलाओं से इतनी बार अब सुन चुकी हूँ, मुझे लगता है हाँ, कि चेंज वाह, हो रहा है। वाह, वाह, इंटरेस्टिंग। तो अब थोड़ा रिवाइंड करते हैं, हम ये शुरू किए हाँ थे कि जी, वो हाई मोमेंट से, कि मतलब ऐसा कौन सा एग्ज़ैक्टली हाई हाँ। मोमेंट है, तो आई थिंक हाई मोमेंट तो इसमें इस पर्टिकुलर फील्ड में जितना हाई आ सकता है, मुझे नहीं लगता कोई भी फील्ड में इतना हाई मोमेंट आ पाएगा, क्योंकि आप इम्पैक्ट देख रहे हो, डायरेक्ट इम्पैक्ट देख रहे हो। आप यहाँ पे हाँ, 40-50 गांव की रिवोल्यूशन की बात कर रहे हो, विच इज लाइक ए ग्रेट थिंग। आई हुँ, मीन फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ, मतलब एक एफर्ट जो 40-50 गांव को पूरा इतना इम्पैक्ट ला दे, इतना चेंज कर दे, दैट इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। बट आई एम हुँ, अज्यूमिंग ये मतलब बहुत रेगुलरली नहीं आता होगा, देयर वुड बी अ लॉट ऑफ लो हुँ, मोमेंट्स हुँ, ऑल्सो, या टफेस्ट मोमेंट भी होंगे। तो ऐसा कौन हुँ, सा टफ मोमेंट था अभी तक के करियर में जो लगा कि ये सेक्टर मुझसे नहीं हो रहा है, अब तो मुझे ये छोड़ के जाना है, मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा टफेस्ट मोमेंट जहां की नहीं, ये नहीं हो सकता मुझसे, अब मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगी। और हुँ। अ इसमें पहला तो ये होता है कि मुझे लगता है कि कोई भी काम है, जैसे टीम कल्चर एंड क्लाइमेट बहुत मैटर करता है। हम्म तो हम्म अगर हम कोई काम कर रहे हैं और अगर हमें सही टीम नहीं मिली, क्योंकि हम्म बीइंग इन एनजीओ ऑल्सो हमें टीम के साथ ही काम करना है, तो टीम का बहुत सपोर्ट रहता है ये सब चीज़ में। राइट, तो अगर टीम अच्छी नहीं होती है या टीम हम्म का, जैसे मैंने बोला था कि अगर किसी में एम्पैथी नहीं है या हम्म वैसे लोग अगर होते हैं तो वो बहुत क्रिटिकल कर देता है आपकी जॉब को। तो हम्म ऐसे मोमेंट्स आते हैं, मतलब ऐसे मोमेंट्स भी आए हैं जहाँ पे टॉक्सिक वर्क कल्चर के चलते हम्म, जॉब छोड़ना पड़ा। अच्छा, तो क्योंकि काम जितना ही आपको कर रहा है, मगर आप वापस जहाँ पे आ रहे हैं एनर्जी लेने के लिए, क्योंकि आप कहीं हम्म न कहीं जा रहे हैं, तो मैक्सिमम टाइम एनर्जी आपका इस काम में जाता है। हम्म और बहुत कम ऐसे हाई मोमेंट्स में हमारा एनर्जी वापस आता है। सो वो हम्म एनर्जी रिगेन करने के लिए टीम एक ऑप्शन रहती है। हम्म तो टीम का जब वो एनवायरनमेंट वैसा टॉक्सिक रहा, तो काफ़ी ही मेरे लिए लो मोमेंट था कि मुझे लग रहा था कि अब नहीं, अब नहीं। एक ये, और दूसरा अगर हम ग्राउंड पे देखेंगे तो ग्राउंड पे जब ऐसे बहुत सारे लो मोमेंट्स में ऐसा मोमेंट आता है जब हमारे हाथ बंधे होते हैं, क्योंकि बीइंग इन एन एनजीओ वी आर बाउंडेड बाय न्यूमरस थिंग, वी डोंट हैव द पावर फॉर मेनी थिंग्स, कि कोई गवर्नमेंट है तो हाँ उसके पास बहुत पावर है, कोई गांव का लोग है तो उसके पास पावर है, बट एनजीओ पावरलेस होके जाता है कहीं ना कहीं एक फील्ड पे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है कि नहीं कर सकते, वो पेन देखना पड़ता है। आई मीन जब बहुत ज़्यादा पेन देखना पड़े और आउटकम कम आता है,
तब मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है। जैसे एक इंसिडेंट हुआ था कि मैं अ, एक गाँव है छलकनी करके एक गाँव था छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे जब मैं गई थी ऑडिट करने के लिए, तो एसएचजी की महिलाएँ वो दिन पूरा देना पड़ता है ऑडिट में। तो कुछ-कुछ दीदी उठ के जा रही थी, आ रही थी और एक दीदी बहुत लेट में आई थी, शाम हो गया था 5 साढ़े 5 बज गया था और दीदी आई। तो वो 10 मिनट ही हुआ होगा बैठी होंगी, इतने में उनका पति पूरा ड्रंक था और ड्रंक होके उसने आके दीदी से इतनी बदतमीज़ी की, मतलब दीदी 2 बच्चे लेके बैठी है, वो बच्चे गोद में रोए जा रहे हैं। आई मीन और दीदी चुप है क्योंकि दीदी कुछ बोल नहीं सकती वहाँ पे क्योंकि उनको उस समय अपने पति का इज़्ज़त का भी ख़्याल है, कि अगर वो मेरे सामने उनके पति को कुछ बोलेंगी तो शायद कुछ होगा और वो पति उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया, घर और घुसने का ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम बाहर पड़े हो, बाहर पड़े रहो। तुम महिला हो के घर के बाहर कैसे जा रह सकते हो इतना देर? और वो हाथ भी उठाने वाला था आई थिंक पता नहीं फिर उसके बाद वो इतना चिल्ला के चला गया और फिर दीदी बैठे-बैठे रो रही थी, मगर वो बैठी हुई थी कि दीदी आप कर लो फिर मैं जाऊँगी। तब मैंने दीदी को बहुत बार बोला कि आप चले जाओ, मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? मुझे इतना हेल्पलेस लग रहा था कि मेरा कुछ बोलना मैं उस समय भैया को अगर रोकती कहीं वो दीदी को बाद में पीट देते और ज़्यादा, या मैं क्या करूँ? इतना हेल्पलेस लगता है ऐसा सिचुएशन देखना। तब रास्ता भर मुझे लगता है कि मैं कई दिन तक ये जो इंसिडेंट हुआ मैं भुला ही नहीं पाई। और कहीं भी मतलब मेरे दिमाग में ये सब चीज़ घूमते ही रहता है और ऐसे शायद मैंने बहुत इंसिडेंट देखे हैं जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस हो या कोई अगर इतना कोशिश करके आगे आ रहा है, खुद के ही घर के लोग उनको इतना मतलब नीचे कर रहे हैं और मेरे हाथ बंधे हैं, मैं नहीं कर सकती। तो वो जो हेल्पलेस सिचुएशन होता है, मतलब इतने नज़दीकी से पेन देखना, ये लो मोमेंट्स में आई थिंक इनिशियली तो बहुत चैलेंज होता था। तब लगता था कि रहने दो, इससे अच्छा है कि मेरे को नहीं करना है। बट या तो इसमें जो मैं तीन चीज समझ पाया, पहला कि टीम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कि हाँ, आप एट द एंड ऑफ द डे वापस टीम के साथ आ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो वो आपके एनर्जी सोर्स हो गए। तो अगर आपकी टीम अच्छी हुँ, नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। तो हाँ, इस केस में जनरली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है, अगर आपके कोई टीम का कोई मेंबर है जो अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, तो हम जनरली मैनेजर के पास जाते हैं। तो यहाँ पे क्या वैसा ऑप्शन होता है कि हुँ, पहला तो मुझे ये नहीं पता कि वैसा हिरार्की होता है या नहीं, कि आप मैनेजर के पास गए, आप उसको बोले कि भाई ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप कुछ करिए। क्या हुँ, ऐसा कुछ सेटअप होता है? हुँ। ओके। अब जैसे बहुत एनजीओ में फ्लैट हायरार्की है, बहुत एनजीओज़ में नहीं भी है। ओके। हायरार्की लेवल है और अच्छा। बहुत सिचुएशन में ऐसा होता है कि मैनेजर के साथ ही प्रॉब्लम होता है जो हायरार्की ओके। में बैठे हैं बिकॉज़ उनके ओके। उनके पास वो पावर है। तो ओके। मैंने जितने केसेस सुने हैं वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सीनियर से ही प्रॉब्लम है। बहुत जगह पे टीम अच्छी है बट आपको जो कोऑर्डिनेट कर रहा है उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। बहुत जगह पे टीम का भी हेल्थ अच्छा नहीं है बट हाँ, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो एचआर होती है जिनके पास हम कंप्लेन कर सकते हैं बट वो रिज़ॉल्व करते-करते भी टाइम लगता है। बहुत जगह पे ओके। रिज़ॉल्व नहीं भी होता है, वो सिचुएशन वैसे का वैसा ही रहता है। आप लाख खबर दे रहे हैं बट कोई कुछ नहीं कर सकता। आई मीन बहुत जगह पे टीम कल्चर एंड क्लाइमेट को वैल्यू भी नहीं किया जाता है ना उतना। सबके लिए बहुत एनजीओ सेक्टर में भी वैसा है कि डिलिवरेबल्स एंड ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बट एम्प्लॉयी का मेंटल हेल्थ उतना लोग प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं इस सेक्टर पे। तो ये ओके। चैलेंज है आज के दिन में एनजीओ में भी। ओके। ओके। हुँ, ओके, अब अगर हम रिवाइंड करें और वही सेकंड पॉइंट पे जाएं, जैसे लो पॉइंट में तीन चीज मुझे समझ में आई थी। फर्स्ट वाला ये हो गया, हियरार्की है, एचआर के पास जा सकते हैं, ऑल दोज थिंग्स आर फाइन। अब सेकंड पॉइंट आ गया कि आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी बहुत बंधे हुए हो। आप हुँ, ऑर्गेनाइजेशन के पास उतनी पावर नहीं होती है, और कई बार या तो फंडर काइंड ऑफ डिसीजन ले रहा है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन ले रहा है। तो सारा सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, आप करना चाह रहे हो बट यू डोंट हैव द हुँ, पावर टू मेक एन इम्पैक्ट, सो यू आर फीलिंग हेल्पलेस। सो एट अ हाँ, ऑर्गेनाइजेशन लेवल आप हेल्पलेस फील कर रहे हो। और थर्ड हो गया एट अ पर्सनल कैपेसिटी, कि आप कुछ हुँ, इंडिविजुअल्स के साथ डील कर रहे हो, जैसे आपने ये वाला एग्जांपल दिया,
वहां पे उनके हस्बैंड आए, उनको कुछ बोले, यू कुडंट डू एनीथिंग, और वो बहुत हेल्पलेस वाला सिचुएशन था। तो आई हुँ, गेस दोनों लेवल पे, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे और एक फील्ड लेवल पे, आप इंडिविजुअल लेवल पे जब लोगों से डील कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि आप हर जगह नहीं कर पा रहे हो। तो अगर हुँ, हुँ, अगर मैं इसी को चैलेंजेस की तरह समराइज करूं, दीज आर लाइक मे बी 3 challenges एज वेल इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। अदर हुँ, देन दिस, हुँ। ऐसा कोई चैलेंज जो मतलब बहुत आता ही है रेगुलर बेसिस पे इस फील्ड में, मतलब इस फील्ड का वन ऑफ द टॉप चैलेंजेस क्या होगा अदर देन दीज 3? अदर देन दिस 3 चैलेंजेस, जैसे अभी एक तो ये है कि डेवलपमेंट ऑब्वियसली इज स्लो प्रोसेस। ऐसा नहीं होता है कि आज आप काम किए और कल चेंज हो गया, बिकॉज ह्यूमन के बिहेवियर और ह्यूमन के साथ आपको काम करना है। बट दुनिया जिस रेस में चल रही है, आपको वो स्पीड भी पकड़ना है। अभी लाखों एनजीओ हमारे, आई मीन 1.5 लाख से ज्यादा एनजीओ तो भारत में ही है। तो अब बहुत एनजीओ हैं जो बंद भी हो रहे हैं। बहुत एनजीओ को अपना इम्पैक्ट दिखाना है, क्योंकि जो फंडर होते हैं वो इम्पैक्ट देख के भी काम करते हैं कि आप क्या काम दिखा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो वो रेस पकड़ने के लिए बहुत बार क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है क्वांटिटी अचीव करने के लिए, आई सी। जो कि मैंने बहुत जगह पे देखा है। स्पेशली अगर गवर्नमेंट फंडेड कोई प्रोजेक्ट है, उस केस में और ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपको हर दिन आपको भागना ही है। तो ना वो ओके। पॉइंट मिलता है कि आप बैठ के वो रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, ना वो प्लेटफॉर्म है कि आप अपना बात रख पा रहे हैं। तो ग्रेजुअली क्या हो रहा है कि इस दौड़ में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है क्वांटिटी दिखाने के लिए। ये ओके। सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं हर एनजीओ में मोस्टली देख रही हूँ। आई सी, आई सी। और एक और जो मुझे लगभग फील्ड वर्क का, मैं सिर्फ वीकेंड में करता था, मुझे लगभग 7 years हम्म, का एक्सपीरियंस है फील्ड वर्क में। तो उसमें जो मैंने सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखा था सस्टेनेबिलिटी का, कि आप एक काम कर रहे हम्म, हैं, हम्म, आप जब तक हैं वहां पे लोग वो करते हैं, आप जैसे वहां से हट जाते हैं या जैसे ही आपका ऑर्गेनाइजेशन वहां पे काम करना बंद कर देता है उस विलेज में या उस एरिया में, वापस बैक टू स्क्वायर वन, जैसा आप हम्म, शुरू किए थे वापस वही वैसा हो जाता है। तो जो सस्टेनेबिलिटी वाला हम्म। जो प्रॉब्लम है, वो एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में, जो मैंने जितना 7 साल काम किया था, मुझे लगा था कि वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो क्या वो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है सारे एनजीओज में और जनरली फेस होता है? हाँ, हाँ, बिल्कुल है। मतलब सस्टेनेबिलिटी एक डिबेट भी है। हम्म। जैसे बहुत जगह पे जहाँ पे आउटपुट का काम है डायरेक्ट, जैसे अभी अब अगर ये है कि अगर एजुकेशन के मामले में देखेंगे, अगर हम कोई अगर चाइल्ड एजुकेशन पे काम कर रहा है कि हमें ये 20 बच्चे हैं जिनको हमें एनरोलमेंट करवाना है, तो आपने एनरोलमेंट करवा दिया, वहां पे अभी सस्टेनेबिलिटी का उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज अब वो एनरोल हो चुके हैं। बट ऐसे बहुत सारे फील्ड होते हैं जहाँ पे, हाँ, बट अभी अगर एनजीओ वहां से चली आई, जैसे आपने एकदम सही बोला है कि एनजीओ का प्रेजेंस जब तक है उस गांव में काम हो रहा है, एनजीओ के प्रेजेंस के मतलब वहां जाते ही फिर वो कैसे खुद से सस्टेन करेगा, उसका सोल्यूशन बहुत लोगों के पास नहीं होता है। बट अभी बहुत एनजीओज वैसी हैं जो सस्टेनेबिलिटी पे बहुत काम कर रही हैं, कि वहीं के कम्युनिटी को, वहीं के इंस्टीट्यूशन को ही डायरेक्ट कैसे बिल्ड करें कि वो खुद से खड़ा होके तैयार हो जाए, और उसके राइट। बाद वो आने के बाद एनजीओ रहे ना रहे वो काम चलता रहे। इसीलिए आजकल क्या हो रहा है, बहुत एनजीओ और बहुत फंडर भी ये सवाल जरूर रखते हैं कि एग्जिट स्ट्रेटेजी आपका क्या है। क्या है? आप ऐसे। कितना समय पे आप काम करेंगे, और उसके बाद जब एग्जिट करेंगे तो आप क्या-क्या स्ट्रैटेजी अपनाएँगे, और इसको आप कैसे सस्टेनेबल बनाएँगे। एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग, जो इनिशियली वैसा नहीं होता था, बट आजकल वो फंडर भी बहुत, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत एनजीओज़ भी अभी उस पर्सपेक्टिव से सोच के सस्टेनेबिलिटी के ऊपर सोच रही है कि हाँ, कि इसको कैसे करना है। ओके, वहां पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मुझे लगा, मैं इस पे बहुत टाइम हाँ। रिफ्लेक्ट किया था, और मुझे जो सोल्यूशन हुँ, समझ में आया हुँ। था, विच यू इनडायरेक्टली पॉइंटेड आउट, कि आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व कीजिए अपने काम में, आप कम्युनिटी को ही बिल्ड कीजिए। जब वो हुँ, लोग उस चीज का इम्पोर्टेंस समझ जाएंगे, जब वो लोग उस चीज को करने में केपेबल हो जाएंगे खुद से, तो फिर आपको जरूरत नहीं रहेगा वहां प्रेजेंट रहने का।
तो हाँ, दे एग्ज़ैक्टली। अंडरस्टैंडिंग, गेटिंग देम इन्वॉल्व, they understanding the importance of that, and then their ability to do that in a हुँ। repeated way. तो I guess okay, so interesting. हाँ, तो हाँ, इसमें जैसे वही एक ही लाइन में हमें शुरू से सिखाया गया है कि हम्म, किसी को अगर मछली का ज़रूरत है तो आप उसको मछली मत दो, हम्म, बट मछली पकड़ना पकड़ना कैसे है सिखाओ, आप उसको हाँ, वही एग्जैक्टली, सिखाओ। हाँ, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, तो व राइट, वही कॉन्सेप्ट है। हाँ, 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 हुँ, या इंटरेस्टिंग। अब इसके मतलब टुवर्ड्स द लास्ट सेक्शन में हम आ रहे हैं, तो ये हुँ, जनरली हुँ। मैं इसको मोटिवेशन काइंड ऑफ सेक्शन बोलता हूँ। तो जनरली हुँ, हुँ। another motive behind all this podcast is आज की डेट में बहुत हम देख रहे हैं यंग लोग बहुत जल्दी एक लो फेज में चले जाते हैं, दे गेट इनटू हुँ, डिप्रेशन एंड हुँ। ऑल। सो हाउ डू यू, आई मीन आई एम श्योर इस सेक्टर में काम करना वुड बी वेरी डिप्रेसिंग एट टाइम्स। सो व्हाट डू यू डू हुँ, टू कम आउट ऑफ इट? जैसे मेरे कुछ तरीके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कुछ स्पोर्ट्स खेल लिया, या फिर मैंने ऐसे कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस के वीडियोस बना रखे हैं जिनको मैं सुनता हूं तो आई कम आउट ऑफ दैट। सो व्हाट इज हुँ, योर वे हुँ। ऑफ कमिंग आउट ऑफ सच लो फेजेस, so that if others can get benefited from that, it will be great. हुँ। सबसे पहला तो मेरा यही रहता है कि मैं अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से परेशान हूँ, तो मैं शेयर करती हूँ। Okay. शेयर करके मैं ये सामने वाले से सुनना चाहती हूँ कि वो किस तरीके से इस सिचुएशन को डील करते हैं। तो वो Mm-hmm. मुझे बहुत कम्फर्ट देता है, स्पेशली उस पर्टिकुलर इंसान से जिसके सामने मैं बहुत वल्नरेबल होके अपना सब कुछ बता सकती हूँ, जो Mm-hmm. मेरे उस इमोशन को उस समय जज नहीं कर रहा है। तो आई थिंक मेरे लिए वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि मैं शेयर कर पा रही हूँ, और फिर तो सामने वाला कम्फर्ट दे या वो समझाए, तो वो मेरे को बहुत हेल्प करता है निकलने के लिए। अ, कुछ-कुछ चीज़ें जैसे अगर मैं नहीं कर पाती हूँ, तो फिर जब मुझे मेरे फ्रेंड से भी हेल्प नहीं मिलता है, तो मुझे उसमें फिर एफर्ट देके उसको उस चीज़ को फिर मुझे कहीं न कहीं सॉल्यूशन की तरफ लेके ही जाना है, उसको रिज़ॉल्व करना है, मतलब उस चीज़ों को जब तक मैं अपना 100% देके उसको रिज़ॉल्व नहीं कर पाती हूँ, तो फिर मैं निकल नहीं पाती, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि मैं लो रह के फ़ायदा क्या है जब मैं उसके लिए कुछ कर नहीं रही हूँ। तो ये एक चीज़ है, और तीसरा, हाँ, बहुत कम बार ऐसा होता है, मगर होता है कि मुझे लगता है कि कुछ जब मैं होपलेस हो जाती हूँ, जब मैं होपलेस वाले फ़ेज़ में होती हूँ, तब मुझे अपने पुराने वो सारे वीडियोज़ देखना, जो मैंने बनाए हैं, उन लोगों को देखना जो आगे बढ़े हैं, उनको Okay. मैं देखती हूँ, और कभी-कभी होता है तो उनको फ़ोन लगा के बात भी कर लेती हूँ। Interesting. तो Interesting. या दैट हेल्प्स अ लॉट। ओके, ग्लैड। सो आई गेस तीन चीजें जो मैं समझ पाया, पहला ये कि आप हाँ, अपने किसी ऐसे इंसान से अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए जिससे आप बहुत ओपनली बात कर पाएं। सो दैट्स अ हाँ। वेरी वैलिड पॉइंट। आई गेस हर इंसान के पास ऐसा कोई ना कोई होना चाहिए जिससे आप किसी भी टॉपिक में कभी भी बात कर पाए। सेकंड हो हुँ, गया कि आप रिफ्लेक्ट कीजिए और ट्राई कीजिए कि क्या आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और हुँ, अगर कर सकते हैं तो उसकी तरफ जो भी एक्शन लेना है वो एक्शन लीजिए। ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हुँ, एग्ज़ैक्टली, या और थर्ड हो गया कि अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता एंड यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट, क्योंकि कुछ चीजें होते हैं हमारे हुँ, कंट्रोल के बाहर होती है, तो तब आप अपने प्रीवियस हाई मोमेंट्स को याद कीजिए, सो दैट दैट गिव्स यू हाँ, इंस्पिरेशन, हेल्प्स यू कम आउट ऑफ इट। या ओके, एग्ज़ैक्टली, हाँ। थैंक्स, थैंक्स फॉर शेयरिंग। आई एम श्योर ये काफी लोगों को काम आएगा। अब कमिंग आई टू एम द ग्लैड। लास्ट हाँ, काइंड ऑफ फ्यू सेक्शंस, आई एम श्योर ये एक सेक्टर ऐसा है जहां पे हमने देखा इतने सारे चैलेंजेस हैं और इतना हुँ, सारा हुँ, काइंड ऑफ टफ सिचुएशन देखना पड़ता है। एंड हुँ, जनरली ऐसा हर एक प्रोफेशन जिसमें फील्ड वर्क होता है, जनरली वो लड़कियों के लिए सेफ नहीं माना जाता है। और हुँ, इस प्रोफेशन में जहाँ फील्ड वर्क इतना ज्यादा है, रिमोट एरिया में रहना पड़ता है, अनजान लोगों के बीच में रहना पड़ता है, तो हुँ, व्हाट डू यू थिंक हाउ सेफ दिस सेक्टर इज फॉर गर्ल्स? हुँ। अ,
जितना जैसे ये है कि जितना ये जितना कोई भी अगर महिलाएं जो आईटी में है या किसी भी कोर सेक्टर में है या किसी भी मेट्रो सिटी में है या कहीं भी है, जितना सेफ उनके लिए है, उतना ही सेफ हाँ। एनजीओ सेक्टर है और फील्ड वर्क है, और उतना ही सेफ रूरल पार्ट भी है। एट द सेम टाइम हम्म, जितना अनसेफ नाइट का टाइम या जितना अनसेफ आपको मेट्रोस में रहता है, उसे मैं ये इतना बता सकती हूँ, उससे काफी ही ज्यादा सेफ आपका रूरल पार्ट में रहता है। बिकॉज ओके। जैसे अगर हम इधर के रूरल पार्ट में काम करें तो यहाँ पे लोगों में वो चीजें नहीं है कि कोई अगर आपके एरिया में काम करने आ रहा है तो वो आपका गलत फायदा लेंगे, बिकॉज आप उनके विलेज के लिए काम करते हैं, तो दे हैव देयर कि वो और प्रोटेक्टिव होते हैं उन चीजों को लेके। तो गॉट इट। या मैं अभी पिछले 9 साल से काम कर रही हूँ, तो आई थिंक मुझे कभी वैसा लगा नहीं। हाँ, कभी लेट नाइट होता है, हल्का डर तो ऑब्वियसली किसी भी इंसान को रहता है, तो उस समय आपके पास कलीग हैं आप जिनके साथ जाना आना कर सकते हैं। ओके। अदर देन दैट मुझे आज तक कभी वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो ओके। आई थिंक कोई भी लड़की आराम से एनजीओ सेक्टर परस्यू कर सकती है। हाँ, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा डेस्क जॉब नहीं है, ग्राउंड पे ही आपको जाके काम करना है। और जिसके अंदर मैं ये बोलूंगी कि इंस्पिरेशन है कि किसी कुछ चेंज के लिए काम करना है, तो उनको ये सेक्टर जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और ओके। आई मीन या गॉट इट। दैट और गिव्स अनदर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आई थिंक। वर्किंग मतलब ट्रू। एक महिला होके ग्राउंड पे जाके काम करना और इतनी दूर का ट्रैवल करना जो पहले हम कभी नहीं किए हैं, वो एक अलग बदलाव लाता है महिलाओं के लिए। आई थिंक पर्सनालिटी काफी हद तक इम्प्रूव कर देता है, डेवलप कर देता है। बहुत ज्यादा। हाँ। राइट। और एक और कंसर्न रहता है जनरली लड़कियों के पेरेंट्स का, कि भाई हमारी हाँ। बेटी ऐसे जा रही है, यहाँ पे इस रिमोट एरिया पे जा रही है, काफी रिस्क होगा, ये होगा। और वो लोग काफी, आई गेस, सबके अपने अलग अलग कंसर्न्स होते हैं। सो उन हम्म। पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज होगा, कि अगर जिन पेरेंट्स को ये कंसर्न है कि हमारी बेटी या हमारा बेटा इस सेक्टर में जा रहा है एंड इट माइट नॉट बी सेफ, और शायद बहुत डिफिकल्ट होगा उनके लिए, व्हाट विल बी योर मैसेज फॉर पेरेंट्स स्पेसिफिकली? पेरेंट्स के लिए सबसे पहला तो मेरा यही मैसेज है कि आप अपने बच्चों को जितना मेहनत करके आप उनको ये बताते हैं कि इतना पढ़ाई करो जिसमें तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, जो भी बनना है, उतना ही आप एफर्ट बच्चों की उस अंदरूनी जो हमारा क्वालिटी होता है कि बच्चे काइंड होते हैं, जनरस होते हैं, हेल्पिंग नेचर होता है उनमें, आई थिंक वो सब चीजों को एम्ब्रेस और एनरीच करना चाहिए। नॉट जस्ट फोकस ऑन स्टडीज, बिकॉज एजुकेशन आपको एक नॉलेज देता है, बट वो जो दिल के अंदर जो आप हैं, आप जो इंसान है, वो आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। और वही अच्छाई आपको इस सेक्टर में काम आती है। पढ़ाई आप 50-60% लाके भी आप दुनिया में रोशन हो सकते हैं ऐसे काम से। तो आज से ही आप अपने बच्चों में उन गुणों को उभारिए, उनको उतना ही ज्यादा अच्छे से प्रेशर देके बोलिए कि हाँ तुम काइंड बने हो तो पीछे मत हटो, अगर तुम्हें इस इंसान के लिए या इस प्रॉब्लम पे कुछ करना है तो बिल्कुल करो। आजकल भी हम देखेंगे 2.5-3 साल के बच्चों में भी वो चीजें हैं कि वो राइट। दया दिखाते हैं, राइट। बट हम कितना फोकस करके उनको प्रायोरिटी करके उसको उतना प्रेशर देते हैं। और राइट। इन चीजों से क्या होता है, पढ़ाई की प्रेशर से तो फिर भी बच्चे डिप्रेशन हो जाता है, बहुत बच्चे सुसाइड करते हैं। बट अगर आप इन गुणों पे फोकस करेंगे तो वो बच्चा, आई एम श्योर, अगर बचपन से आपको तो वो डिप्रेस नहीं होगा। आई मीन द दैट वो अंदर की जो खुशबू है ना, फिर वो बाहर छलकने लगती है, वो आती है, महक आती है बाहर की, और वो बहुत अच्छा चीज है। सो प्लीज प्लीज इक्वली आप पढ़ाई के साथ साथ इन चीजों को भी इम्पोर्टेंस दें और एनजीओ सेक्टर में भेजें, क्योंकि सोशल सेक्टर में आज के दिन में बहुत जरूरत है कि ऐसे लोग, ऐसे जो पढ़े लिखे लोग हैं और जिनके मन में कुछ समाज के लिए कुछ करने का मन है, वैसे लोग आने चाहिए, हाथ मिलाएं और आगे आके ऐसे कॉज पे काम करें, क्योंकि नीड है। वैसे मतलब ये वो जो बोलते हैं ना, समाज का एक दौड़ है जहाँ पे कुछ ही लोग आगे बढ़ पाए, कुछ लोग पीछे रह गए हैं। तो ये जो आगे बढ़ रहे हैं, वो थोड़ा सा पीछे आके इन लोगों को भी आगे लेके जाएं। आप तो कर लिए, अब बाकी को भी लेके जाए। मीन दैट थॉट विल हेल्प अ लॉट एंड इट्स नीडेड। वेरी वेल सेड। आई थिंक ये एक, बोलते हैं ना, मतलब मेरा
मैं बहुत लोगों से सुना भी हूँ, एंड आई टोटली बिलीव कि राइट। हमारी प्रायोरिटी हैप्पीनेस होनी चाहिए, मतलब rather than, I mean, या। health first and then happiness rather than anything else हम्म। that you chase for. तो अगर आपका इनर कॉलिंग है किसी भी बच्चे का कि मुझे इस सेक्टर पे काम करना है, या मैं जनरली कभी नहीं सुनता हूँ कि बच्चे बोले कि मेरा बेटा सोशल वर्कर बनेगा, शायद मैंने ये आज तक कभी नहीं सुना है किसी से भी। एंड सैड। एंड दुनिया को चाहिए, आई थिंक। हम्म। जो मैं अपने फर्स्ट वीडियो में बात कर रहा था कि स्विम फ्रेमवर्क में वर्ल्ड नीड्स इट, डेफिनेटली वर्ल्ड नीड्स इट। हमने देख लिया हम्म। कि पैसा भी है इसमें, स्ट्रेंथ हाँ। हमने ऑलरेडी बात कर लिया। तो अगर आपके बच्चे में आपको दिख रहा है कि वो इंटरेस्ट है, कि उसमें एम्पैथी है, पैशन है, कंपैशन है, प्लीज आप अपने बच्चे को इस फील्ड में पुश कीजिए। वो इस फील्ड में आएगा तो बहुत खुश रहेगा, और खुश रहेगा तो आई एम श्योर सभी खुश रहेंगे फैमिली में। एंड एंड आफ्टर हेल्थ, आई थिंक हैप्पीनेस इज टेक्स द हाईएस्ट प्रेफरेंस। तो आप जब खुश रहते हैं तो फिर बाकी सब ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाता है। तो आई गेस वेरी वेल सेड, थैंक्स फॉर काइंड ऑफ समराइजिंग इट इन अ वेरी नाइस वे। थैंक्स वंस अगेन फॉर टेकिंग आउट टाइम। आई एम श्योर ये वीडियो बहुत लोगों को इंस्पायर करने वाला है। होपफुली हमारे पास मधु दीदी जैसे और लेलून जैसे ऐसे और दीदी लोग हमको तुम इंस्पायर कर पाओ, ऐसे इम्पैक्ट ला पाओ। 40-50 गांव, क्या 100 गांव, 1000 गांव। आई एम श्योर ये रुकने वाला नहीं है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। मोर पावर टू यू, मोर पावर टू योर एनजीओ, and more power to the whole social working sector. Thanks once again. Uh, थैंक्स टू यू एज वेल, बिकॉज आज के दिन में जैसे आपने पहले भी बताया था कि आई मीन इवन ये जान के भी मुझे बहुत दुखी हुआ था कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आई मीन ऐसा कोई वीडियोस भी ज्यादा नहीं है जहाँ पे कोई सुन के ये समझ पाए कि हाँ अगर हमें सोशल वर्क में जाना है या कोई अलग प्रोफेशन लेना है अदर देन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग में, तो क्या ऐसा कुछ है, मतलब क्या करना चाहिए, कोई उनको ऐसे पाथ दिखाने वाला, कोई उनके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला। तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लोगों को हेल्प करेगा, काफ़ी पेरेंट्स को हेल्प करेगा कि वो किस तरीके से, क्योंकि बहुत पेरेंट्स बहुत मिथ में रहते हैं सोशल right, सेक्टर को लेके। आई थिंक ये उन्हें ब्रेक कर पाए। तो आई थिंक थैंक्स टू यू एज़ वेल फॉर अम, अ, हैविंग दिस प्लेटफॉर्म एंड इस तरीके का डिस्कशन। आई थिंक इससे अगर वो बोलते हैं ना कि अगर आप एक को भी अगर आप खड़ा कर पाए तो right, आपकी right, सक्सेस हो गया। तो आई थिंक बहुत लोग इससे right, आगे आएँगे। सो या थैंक्स टू यू एज़ वेल। right. हमारा गोल वही है कि जितने अनकन्वेंशनल करियर्स हैं, उन करियर पाथ्स के लिए अगर हम अवेयरनेस जगा पाए। जैसे मैं सोशल वर्कर के लिए आज यूट्यूब में सर्च कर रहा था, मुझे एक भी वीडियो ऐसा नहीं मिला जो मुझे पूरा प्लान चार्टर आउट कर सके। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये स्किल सेट्स है, ये कॉलेजेस हैं, ये एनजीओज में ऐसे एंटर हुँ। कर सकते हैं, ये काम होता है, ये सैलरी होता है। मुझे कोई नहीं बता पा रहा है। देर इज नो, नॉट इवन अ सिंगल वीडियो। एंड अनफॉर्चुनेटली, जैसे तुमने बताया, यहाँ पे 1.5 लाख एनजीओज हैं। तो 1.5 लाख हुँ। एनजीओज में उतने ही वर्कर्स भी चाहिए होंगे। तो आई एम अज्यूमिंग अगर 1.5 लाख में अगर 100 वर्कर भी चाहिए, तो 1.5 करोड़ तो हमको ऐसे ही रिक्वायरमेंट है सोशल वर्कर की, जब मैं हुँ। मिनिमम 100 हाँ। लोग ले रहा हूँ। तो हमारी रिक्वायरमेंट हुँ। इतनी ज्यादा है, लेकिन वो अवेयरनेस गैप बहुत ज्यादा दिख रहा है मुझे आज। और हमारे या। सोसाइटी में एटलीस्ट हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत कम लोग ऐसे मिल पाते हैं जिनसे हम जाके पूछ पाए मुझे इस सेक्टर में जाना है, प्लीज आप मुझे हेल्प कीजिए। हुँ, सो हुँ, हुँ। I'm glad you have taken that step. You are first in our family, and first in the family, first girl in the family who has taken this step. You are a big inspiration for everyone, path breaker जो बोलते हैं। You are a leader in that way. थैंक यू। Very inspiring, and I'm sure you will keep inspiring us with your work. Yeah. I mean, I would love to see more ladies and more girls in our family also, कि आने वाले समय पे अब वो भी एनजीओ सेक्टर में जॉइन कर रही है। एंड करेंगे। ट्रस्ट मी, देयर इज नो एज लिमिट। थैंक यू ये वीडियो एंड तक पूरा देखने के लिए। प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं
ताकि अगला वीडियो हम इससे भी बेहतर बना सकें। और साथ में मुझे ये भी बताओ कि ऐसे कौन से अनकन्वेंशनल करियर्स के बारे में आप जानना चाहते हो। ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ अगर ये आपको अच्छा लगे तो आप किसी और के साथ शेयर कीजिए और अपना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है ताकि मैं और अच्छे वीडियो बना सकूं। थैंक यू।